नमस्कार। आज की क्लास में देखेंगे कि जो डायबिटीज मेलाइटस होता है उस डायबिटीज मेलाइटस का डायग्नोसिस क्या होता है, उसका मैनेजमेंट क्या होता है। लास्ट की क्लास में अपन ने देख लिया था कि डायबिटीज मेलाइटस का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसके साइन सिम्टम्स, कोज, रिस्क फैक्टर और कॉम्प्लिकेशंस। अब जो देखने हैं वो है डायबिटीज मेलाइटस का डायग्नोसिस। तो मीन्स आपके पास में कोई पेशेंट आता है तो आप कैसे उस डायबिटीज मेलाइटस को डायग्नोस कर सकते हो। तो फर्स्ट वन आता है A1C टेस्ट। A1C टेस्ट होता है, उसमें किसको देखते हैं, ग्लाइसेटेड जो हीमोग्लोबिन होता है उस ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन को। ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन मींस हीमोग्लोबिन में जो ग्लूकोज स्टोर्ड होता है उसके लेवल को देखते हैं। तो ये जो टेस्ट होता है वो जनरली टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस के लिए किया जाता है। ये इस चीज को बताता है कि ग्लूकोज की जो अमाउंट स्टोर्ड होती है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में वो कितनी होती है। और ये जो आरबीसी का लाइफ स्पान होता है 120 दिन का, इसी दौरान आर जो ग्लूकोज है वो कैसे मॉनिटर हुआ है, कैसे रेगुलेट हुआ है, उसके बारे में बताता है। तो इसका जो रिजल्ट्स होता है उसमें क्या होता है, नॉर्मली जो ग्लूकोज होता है वो A1C टेस्ट में वो कितना होता है, लेस देन 5.7%। मीन्स अगर ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन 5.7% से कम है तो वो नॉर्मल कंडीशन में आता है। और यदि प्री डायबिटीज को कब बोलते हैं इसको, अगर ये जो लेवल है 5.7 से लेकर के 6.4 के बीच में हो। ठीक है, ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन का लेवल 5.7 से लेकर के 6.4 के बीच में होता है तो अपन इसको बोलते हैं प्री डायबिटीज कंडीशन। उसके बाद में आता है डायबिटीज। तो डायबिटीज में क्या होता है, अगर ब्लड शुगर का लेवल या फिर हीमोग्लोबिन का जो लेवल है उसमें ग्लूकोज है उसमें 6.5% या इससे ज्यादा होती है दो अलग अलग टेस्ट में, तब इसको क्या बोल देते हैं, डायबिटीज। ठीक है, तो नॉर्मली होता है 5.7%, 5.7 से लेकर के 6.4 के बीच में होता है प्री डायबिटीज, और मोर देन 6.5% होता है डायबिटीज। और A1C टेस्ट होता है वो किसके बारे में बताता है कि हीमोग्लोबिन में कितना ग्लूकोज है वो स्टोर्ड होता है लास्ट 120 दिन के अंदर। ठीक है, उसके बारे में। उसके बाद में आता है रेंडम ब्लड शुगर टेस्ट। रेंडम ब्लड शुगर मींस जब भी पेशेंट आपके पास में आता है उसी टाइम पे आप ब्लड शुगर टेस्ट करते हो। ठीक है, जैसे आपके पास में मॉर्निंग में आया है या फिर इवनिंग में आया है, या फिर ऐसे मान लेते आपके 7 बजे आया, 8 बजे आया, 9 बजे आया सुबह। ठीक है, और ये शाम को 4 बजे आया, उसी टाइम पे आपने उसका ब्लड सैंपल ले लिया और उसके टेस्ट को करते हो ब्लड टेस्ट के लिए। ठीक है, तो उस दौरान क्या जो टेस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, रिगार्डलेस ऑफ व्हेन यू लास्ट टेस्ट। इसमें पेशेंट कब खाया है कब नहीं खाया इससे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इसका जो टेस्ट होता है जब इसमें ब्लड ग्लूकोज देखते हैं तो कितना होना चाहिए, 200 mg पर डीएल। अगर इससे ज्यादा होता है तो उस मरीज को आप क्या बोल देते हो, डायबिटीज। ठीक है, डायबिटिक पेशेंट है कि उसमें उस शुगर हो रखा है। तो रेंडम में वो जब भी आए आपके पास में उसी दौरान ब्लड सैंपल लोगे और उसका डायग्नोसिस करोगे। उसके बाद में आता है फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग मीन्स वो पेशेंट है वो फास्ट के ऊपर रहेगा, मीन्स लगातार वो पेशेंट है कम से कम 8 घंटे के ऊपर है वो फास्ट के ऊपर रहेगा, ना कुछ खाएगा और ना ही कुछ पिएगा लगातार 8 घंटे से। ठीक है, तो ए ब्लड सैंपल इज टेकन आफ्टर 8 आवर्स फास्टिंग। लगातार 8 घंटे की फास्टिंग के बाद में उस मरीज का ब्लड सैंपल लोगे और उसका टेस्ट करोगे। और यदि इसका ब्लड सैंपल लेने के बाद में ब्लड ग्लूकोज लेवल वो 100 mg पर डीएल से कम आता है तो वो मरीज नॉर्मल है। ठीक है, वो डायबिटीज का पेशेंट नहीं है। और यदि 100 से 200 mg पर डीएल के बीच में आता है तो वो प्री डायबिटीज कंडीशन में होता है। प्री डायबिटीज मीन्स उसको डायबिटीज हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर आप उसको टाइमली ट्रीट नहीं करोगे तो किसको लीड कर देगा, फिर डायबिटीज को। उसके बाद में आता है डायबिटीज। डायबिटीज में क्या होता है, अगर उस मरीज का या उस पेशेंट का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल 126 mg पर डीएल से ज्यादा होता है तो उस मरीज को आप क्या बोल देते हो, डायबिटीज मरीज। ठीक है, तो 100 mg पर डीएल से कम आता है तो नॉर्मल होता है, 100 से 125 mg पर डीएल आता है तो प्री डायबिटीज होता है, और 126 से ज्यादा आता है तो वो डायबिटीज होता है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट में। उसके बाद में आता है ओरल ग्लूकोज टेस्ट। ओरल ग्लूकोज टेस्ट में क्या होता है, उस मरीज को आप ओरल रूट से क्या देते हो, ग्लूकोज देते हो। ठीक है, ग्लूकोज या शुगर कैंडी देते हो, और उसके बाद में अगले 2 घंटे तक पीरियोडिकली आप क्या करते हो, उसका ब्लड शुगर टेस्ट करते हो। और ये अगर लेस देन 140 आता है तो वो नॉर्मल होता है, और यदि 140 से लेकर के 199 mg पर डीएल आता है तो वो प्री डायबिटिक कंडीशन में चला जाएगा।
और यदि वो ले मोर देन 200 mg पर DL आता है, 200 mg या 200 mg से ज्यादा आता है, तो वो जो पेशेंट होगा कैसा हो जाएगा, डायबिटीज हो गया था। ठीक है, उसके बाद में कीटोन्स इन यूरिन, यूरिन के अंदर कीटोन की प्रेजेंस देखते हो, ये क्यों देखते हो, क्योंकि अगर पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा तो ब्लड सेल्स होती हैं, और जो बॉडी में सेल्स होती हैं उनमें क्रेविंग होगी, और उस क्रेविंग के लिए बॉडी के अंदर स्टोर्ड जो फैट और प्रोटीन है वो टूटेगी, और टूट करके किसका फॉर्मेशन करेगी, कीटोन बॉडी का। ठीक है, और ये कीटोन बॉडी फिर किसके द्वारा बाहर निकलेगी, यूरिन के द्वारा, और अगर यूरिन में कीटोन बॉडी देखने को मिलती है तो वो मरीज है वो किससे सफर कर रहा है, फिर डायबिटीज से। ठीक है, तो हाइपर ग्लाइसीमिया। उसके बाद में आता है सेल्फ मॉनिटर्ड ब्लड ग्लूकोज। सेल्फ मॉनिटर्ड होता है कि मरीज है वो खुद से ही ब्लड ग्लूकोज है वो टेस्ट कर सके, तो ये होता है एक ग्लूकोमीटर। ठीक है, इस ग्लूकोमीटर में इस साइट के ऊपर क्या करते हैं, अपन ब्लड ड्रॉप है वो लेते हैं, और उसके बाद में ये जो यहाँ पे रीडिंग दिख रही है आपको, ये बताता है कि उस मरीज का ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है। ठीक है, तो इसमें ग्लूकोमीटर होता है, वो मेजर करता है कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज को ब्लड सैंपल से, और ये कब लेते हैं, फिंगर प्रिक से। ठीक है, तो ये जैसे ये अंगुली होती है अपनी, इस अंगुली से यहाँ पे प्रिक करते हैं, और प्रिक करने के बाद में जो ड्रॉप होती है वो यहाँ पे लेंगे, और लेने के बाद में आप क्या करते हो, यहाँ पे रीडिंग देखने को मिलती है आपको, वो होता है सेल्फ मॉनिटर्ड ब्लड ग्लूकोज। तो ठीक है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में ओरली उस मरीज को आप ग्लूकोज देते हैं, शुगर देते हैं, और उसके बाद में उसका टेस्ट करते हैं। कीटोन बॉडीज होती है वो यदि यूरिन में देखने को मिलती है तो उस मरीज में क्या देखने को मिल रहा है आपको, डायबिटीज। और सेल्फ मॉनिटर्ड में पेशेंट वो खुद से ही ग्लूकोमीटर का यूज करके और जो ग्लूकोज टेस्ट है वो करेगा। उसके बाद में डायबिटीज है, उसका डायबिटीज ट्रीटमेंट है वो क्या है, तो डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए 3 मेजर फैक्टर होते हैं। कौन से, लाइफ स्टाइल, जिसके अंदर आप क्या करते हो, डाइट, गुड जो अच्छी डाइट होती है स्वास्थ्य के लिए वो लेते हैं, और रेगुलर एक्सरसाइज। इंसुलिन का यूज करते हैं अगर पेशेंट है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, और इसके अलावा ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है तो इसके लिए आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो एजेंट्स होते हैं उसका यूज करते हैं। तो इंसुलिन होता है वो जनरली 4 प्रकार का होता है, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होता है, शॉर्ट एक्टिंग होता है, इंटरमीडिएट होता है, और लॉन्ग एक्टिंग होता है। अब अपन वन बाय वन करके देखते हैं कि रैपिड एक्टिंग का क्या काम होता है, शॉर्ट एक्टिंग का क्या काम होता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग का क्या काम होता है, और लॉन्ग एक्टिंग जो इंसुलिन होता है उसका काम क्या होता है। अब जो इंसुलिन में फर्स्ट वन आता है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। रैपिड एक्टिंग मींस जस्ट आपको खाने के बाद में देना, तो क्यों, सॉरी, जस्ट खाने के बाद में ग्लूकोज का लेवल ना बढ़े इसके लिए आपको रैपिड एक्टिंग दोगे, इमीडिएटली इफेक्ट करे वो। ठीक है, तो इसका एग्जांपल होता है लिस्प्रो और एस्पार्ट। और इसकी जो ऑनसेट होती है मींस कितनी देर में काम करना स्टार्ट कर देता है, तो 5 मिनट से लेके 15 मिनट के अंदर ही काम करना स्टार्ट कर देता है, पीक पे पहुंच जाता है 30 मिनट से लेकर के 120 मिनट के अंदर अंदर। और ये काम कितनी देर तक करता है, तो वो करता है 3 से 5 घंटे तक। ठीक है, अब अगर किसी मरीज को रैपिड एक्टिंग इंसुलिन देते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, तो एडमिनिस्टर बिफोर मील, खाने से पहले देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि खाने के बाद में जो ब्लड ग्लूकोज बढ़ रहा है उसको आप क्या कर सको, कंट्रोल कर सको। एडमिनिस्टर इन कंजक्शन विथ इंटरमीडिएट और लॉन्ग लास्टिंग टू प्रोवाइड ग्लाइसेमिक कंट्रोल बिटवीन मील्स एंड एट नाइट। ठीक है, तो अगर आपने सुबह खाना खाया, मॉर्निंग में खाना खाया, और मॉर्निंग के बाद में आप जैसे इवनिंग में खाना खाते हो या फिर नाइट में जब खाना खाते हो, उसके दौरान जो ब्लड ग्लूकोज 20 में ब्लड ग्लूकोज है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए इस दौरान, या पूरी रात के दौरान, जब आपने नाइट के दौरान जब आप सुबह मॉर्निंग में खाना खाते हो उस दौरान ब्लड ग्लूकोज को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के साथ में इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन भी देंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। तो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है उसको अपन रेगुलर इंसुलिन भी बोलते हैं, और इसके एग्जांपल है ह्यूमेलिन आर और नोवोलिन आर। जो ऑनसेट होती है 30 मिनट में काम करना स्टार्ट कर देता है, 2 से 4 घंटे होते हैं वो इसकी पीक का टाइम होता है, और जबकि 5 से 8 घंटे तक ये काम करता है। इसकी जो 2 फॉर्म होती है कंसंट्रेशन में, एक तो होता है U500 और एक होती है U100, जिसको आप इंट्रावेनस रूट से भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद में आती है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है उसके 2 एग्जांपल है ह्यूमेलिन एन और नोवोलिन आर। इसमें जो ऑनसेट हुआ है वो 2 to 4 आवर, 2 से 4 घंटे में काम करना स्टार्ट कर देता है, 4 से 10 घंटे के अंदर इसका
पीक होता है और 10 से 18 घंटे के अंदर ये क्या करता है, काम करता है, केवल इतनी देर तक ये काम करता है, ठीक है, उसके बाद में ये काम नहीं करता। इसके दौरान क्या क्या नर्सिंग कंसिडरेशंस होती हैं, तो एडमिनिस्टर फॉर ग्लाइसेमिक कंट्रोल बिटवीन मील्स एंड नाइट, ठीक है, तो खाने के बीच में या फिर नाइट में, जैसे आपने सुबह खाना खाया और उसके बाद में शाम को या फिर पूरी रात के दौरान ग्लाइसेमिक कंट्रोल के लिए आप क्या करते हो, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन देते हो, ठीक है। और इसके अलावा जो ह्यूमलिन इंसुलिन होता है, ये वाला ह्यूमलिन इंसुलिन होता है, ये ही केवल मिक्स होता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के साथ में। उसके बाद में आता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, और लॉन्ग एक्टिंग जो इंसुलिन होता है उसमें आता है लेंटस और लेवमिर, ठीक है। अब इसकी जो ड्यूरेशन होती है ऑनसेट की 2 से 4 घंटे में काम करता है, और इसका कोई पीक नहीं होता, एक कंसिस्टेंसी एक ही रेट के ऊपर काम करता रहता है। उसका जो ड्यूरेशन है वो है 20 टू 24 आवर, 20 से 24 घंटे के लिए काम करता है। उसके बाद में क्या क्या नर्सिंग कंसिडरेशंस होती हैं, तो नर्सिंग कंसिडरेशन में आता है एडमिनिस्टर एनी टाइम ड्यूरिंग द डे बट एट द सेम टाइम एवरी डे, मींस इसको पूरे दिन में कभी भी दे सकते हैं, लेकिन जिस भी दिन देंगे उसके बाद में एक ही समय पर हर बार इसको एडमिनिस्टर करेंगे। ये था इंसुलिन की शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट और ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वन आते हैं अपन थिंग्स टू कीप इन माइंड, ठीक है। तो जब आप इंसुलिन देते हो किसी मरीज को तो कौन कौन सी चीजों का अपन ध्यान रखते हैं, तो सबसे पहले होता है इंसुलिन की जो साइट होती है उसको क्या करते रहते हैं, रोटेट करेंगे, किसके लिए, लाइपो हाइपरट्रोफी को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। लाइपो हाइपरट्रोफी कौन सी कंडीशन होती है, अगर आप एक ही साइट के ऊपर पेशेंट को इंजेक्शन देते रहते हैं तो क्या होता है, एक फेट का डिपोजिशन सा बन जाता है, पेड़ बन जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लाइपो हाइपरट्रोफी, ठीक है। एजुकेटिंग रिगार्डिंग सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन, मरीज है उसको इंसुलिन खुद से कैसे एडमिनिस्टर करना है उसके बारे में बताते हैं, सब क्यूटानियसली देंगे 90 डिग्री एंगल पे, और यदि मरीज पतला है तो उसको 45 डिग्री एंगल पे। उसके बाद में जब रैपिड एक्टिंग इंसुलिन और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को मिक्स करते हैं इंटरमीडिएट और लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन के साथ में, तो सबसे पहले क्या करते हैं, शॉर्ट एक्टिंग जो इंसुलिन है उसको सिरिंज में लेंगे और उसके बाद में लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन को लेंगे। और ये क्यों लेते हैं, क्योंकि जो लॉन्गर एक्टिंग इंसुलिन है वो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन वाइल में ना इंट्रोड्यूस हो, इसके रिस्क को रिड्यूस करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन एजुकेट अबाउट हाइपोग्लाइसेमिक साइन, जो मरीज है इंसुलिन ले रहा है तो उसमें हो सकता है कि उस मरीज का ग्लूकोज लेवल सडनली ड्रॉप हो, तो हाइपोग्लाइसीमिया की क्या क्या साइन होते हैं उसके बारे में बताएंगे पेशेंट को, कि सेकेनेस होगा, स्वेट होगा, पाल्पिटेशन होगा, हेडेक होगा, और उसके अलावा कोऑर्डिनेशन उसमें कमी आ जाएगी, उसके अलावा कंफ्यूजन होगा, धुंधला दिखने लग जाएगा, सीजर्स और कोमा, ये सारे के सारे जो साइंस होते हैं वो किसके होते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया के, ठीक है। उसके अलावा अवॉइड करते हैं एक्सेसिव इंसुलिन को, एक्सरसाइज और अल्कोहल कंजप्शन को एम्प्टी स्टोमक, अगर आप एम्प्टी स्टोमक है मींस खाना आपने नहीं खाया तो उस दौरान इंसुलिन नहीं लेंगे ज्यादा, एक्सरसाइज नहीं करना है ज्यादा और अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना है, वरना मरीज है वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। इसके अलावा कीप हैंडी रेडिली अब्जॉर्बेबल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो अब्जॉर्बेबल कार्बोहाइड्रेट है वो इमीडिएटली आपके पास में रखना है, जैसे फ्रूट जूस हो गया, रेगुलर सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, ग्लूकोज की टेबलेट्स होगी और हार्ड कैंडीज या हनी होगी, जिससे अगर मरीज हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया में जाने के दौरान उसको इमीडिएटली उस कंडीशन को रिवर्ट बैक करने के लिए आप मरीज को दे सकते हो। और अगर मरीज अनकॉन्शियस है या फिर वो स्वेलो नहीं कर सकता है तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में आप उसको सब क्यूटानेस से इंट्रामस्कुलर ग्लूकागोन दोगे 50% डेक्सट्रोज, और यदि वो आईवी आपके पास में अवेलेबल है तो, ठीक है। उसके बाद में ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज, यानी मेडिकल मैनेजमेंट मींस ओरल जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जो एजेंट होते हैं वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स कैसे देना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वन एग्जांपल आता है बिगुआनाइड्स, बिगुआनाइड्स जिसका एग्जांपल होता है मेटफॉर्मिन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लूकोफेज भी बोलते हैं। तो मेटफॉर्मिन होती है वो या फिर बिगुआनाइड्स होती है वो कैसे काम करते हैं अपनी बॉडी में, तो मेटफॉर्मिन होती है वो क्या होती है, सबसे पहले टाइप सेकंड डायबिटीज मेलिटस के देते हैं, ये ग्लूकोज के प्रोडक्शन को लीवर में कम कर देती है, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा। और इसके अलावा इंसुलिन के लिए जो सेल्स की सेंसिटिविटी होती है वो क्या कर देती है, बढ़ा देती है, ठीक है। और इसके दौरान किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो पेशेंट के लिए अगर कोई आयोडाइड डाइट ले रहा है तो वो उसके दौरान उस मेडिकेशन को रोक देंगे, विटामिन B12 लेना है और कभी भी उस मेडिकेशन को
चबाना नहीं है। इन चीजों को अपन इसके बारे में ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आता है सल्फोनाइलूरेज। तो सल्फोनाइलूरेज का एग्जांपल होता है ग्लाइब्यूराइड, ग्लिपिजाइड और ग्लिक्लाजाइड। ग्लिब्यूराइड, ग्लिपिजाइड और ग्लिकालाजाइड। ठीक है, ये कैसे काम करती है? तो ये इंसुलिन का जो रिलीज होता है पेनक्रियास से उसको बढ़ा देती है, और बॉडी के अंदर सेल्स के लिए जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी होती है उसको भी क्या कर देती है, बढ़ा देती है। इस दौरान क्या नर्सिंग चीजों का ध्यान रखती है? तो फर्स्ट वन होता है हाइपोग्लाइसीमिया को बार बार कंट्रोल करोगे, एडमिनिस्टर 30 मिनट बिफोर मील्स, खाने से 30 मिनट पहले आप इसको एडमिनिस्टर करोगे। और इसके अलावा पेशेंट को जब ये टेबलेट चलती है सल्फोनाइलूरेज, तो इस दौरान इसको अल्कोहल कंजप्शन के लिए अवॉइड करवाते हो। क्यों? क्योंकि ये जो डाइसल्फ्यूराम इफेक्ट होता है अल्कोहल विड्रॉल के लिए, उसका इफेक्ट डालती है, इसलिए उस मरीज को क्या बोलना है कि आपको अल्कोहल नहीं पीनी है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं ग्लिनाइड्स। तो ग्लिनाइड्स का एग्जांपल होता है रेपिग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड। अब ये कैसे काम करती है रेपिग्लिनाइड और नेटिग्लिनाइड? तो ये क्या करती है, स्टिमुलेट करती है पेनक्रियाज को, और पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करके इंसुलिन का सिक्रेशन करवाती है। ठीक है, और इसके दौरान किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? तो खाने से 15 से 30 मिनट पहले आपको क्या करना है, ये टेबलेट्स लेनी है। और यदि आपने खाने को स्किप कर दिया, मीन्स खाना आपने नहीं खाया, तो इसकी जो डोज है उसको भी क्या करना है, रोक देना, वरना मरीज है वो किस में चला जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया में। उसके बाद में आते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स है, उसका एग्जांपल है प्रीकोज और ग्लाइसिड। प्रीकोज और ग्लाइसिड ये क्या कर देती हैं, जो इंटेस्टाइन है उस इंटेस्टाइन से कार्बोहाइड्रेट की अब्जॉर्प्शन को क्या कर देती है, कम धीरे कर देती है, स्लो कर देती है, जिससे ब्लड के अंदर कार्बोहाइड्रेट का लेवल है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगी वो चीज। ठीक है, लेकिन ये किन किन चीजों का होती है इसमें? एक तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम होता है, उसमें डिस्कम्फर्ट हो जाता है, पेशेंट को नूजिया वोमिटिंग हो जाती है। और यदि हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन होती है तो इस दौरान आप उस मरीज को क्या दोगे, डेक्सट्रोज दोगे। उसके बाद में आता है थियाजोलिडाइनिन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल होता है ग्लिटाजोन और एक्टोज। इस दौरान ये काम कैसे करती है ग्लिटाजोन और एक्टोज? तो ये क्या कर देती है, ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन होता है लीवर से उसको कम कर देती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको स्लो कर देंगी। ठीक है, उसके बाद में इंक्रीज टिश्यू सेंसिटिविटी टू इंसुलिन। तो जो सेल से इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस हो गई थी उसकी सेंसिटिविटी होती है वो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगी। इसके दौरान किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं? तो ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड के लेवल को मॉनिटर करते हैं, क्योंकि ये बढ़ा देता है। इसके अलावा बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन करती है, जिसकी वजह से मरीज में हार्ट फेल्योर के रिस्क होते हैं। उसके बाद में देखते हैं लाइफ स्टाइल, जिसमें आती है डाइट और एक्सरसाइज। मीन्स कौन कौन सी डाइट देते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तो किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं? तो जो अपन डाइट लेते हैं रेगुलरली उसमें 50 to 60% क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। जो एनर्जी का सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 20 to 30% वो फैट होना चाहिए, और 10 से 20% वो क्या होना चाहिए, प्रोटीन। तो ये अपनी बॉडी में कैलोरी की सोर्स परसेंटेज वाइज होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा रेगुलर खाना खाना चाहिए। मीन्स ऐसे नहीं कि अपने सुबह खाना वो स्किप कर दिया है, फिर मॉर्निंग में अपने स्किप कर दिया है, फिर इवनिंग में या नाइट में अपने खाने को क्या कर दिया, स्किप कर दिया। स्किप खाने को नहीं करना है। ईट फूड दैट आर गुड फॉर योर लाइफ। ठीक है, तो अपनी शरीर के लिए जो अच्छा खाना होता है वही खाना खाना है, चाहे फ्रूट हो गए, चाहे वेजिटेबल्स हो गए, चाहे ग्रेन्स हो गए। ऐसा खाना कम खाना है, यानी चाहे आप खाना खाते हो या चाहे पीते हो, तो जिसके अंदर फैट या शुगर ज्यादा हो उसको आपको क्या करना है, कम खाना है। लगातार डाइटिशियन से कंसल्ट करना है, एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज उसको अवॉइड करेंगे यदि ब्लड ग्लूकोज लेवल 250 mg पर डीएल या फिर कीटोन आपकी बॉडी में देखने को मिलता है तो। ठीक है, उसके बाद में अवॉइड लॉन्ग आवर्स एंड हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। इसके अलावा लंबे समय तक एक्सरसाइज को भी अवॉइड करवाएंगे, क्योंकि मरीज है वो क्या किस में जा सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। और इस हाइपोग्लाइसीमिया के केस में हमेशा अपने पास में क्या रखेंगे, स्नैक्स और स्वीट्स रखेंगे, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया की जो कंडीशन है उसको अपन सही रख सकें। ठीक है, उसके बाद में आता है हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मरीज का जो ब्लड ग्लूकोज लेवल हो बहुत कम हो जाता है, टू लेवल हो जाए। ठीक है, डायबिटीज पेशेंट एंड अदर कंडीशंस में कुछ हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया इज ए वेरी डेंजरियस कंडीशन। हाई डायबिटीज वाले मरीज में अगर आप उसका ट्रीटमेंट चल रहा है
या फिर उसकी अन्य कंडीशंस हो सकती हैं कुछ, जिसकी वजह से वो मरीज हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। और हाइपोग्लाइसीमिया होता है वो पेशेंट के लिए बहुत ही डेंजरस कंडीशंस होती हैं, ठीक है। उस कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो हाइपोग्लाइसीमिया कोज कर सकती हैं? तो कुछ मेडिकेशन सोच सकते हैं जो उस मरीज में ग्लूकोज के लेवल को क्या करवा सकती हैं, ड्रॉप करवा सकते हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर से पेंटामिडीन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है। तो ये कुछ ड्रग्स होती हैं जो उस मरीज में हाइपोग्लाइसीमिया के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट वन आता है कुछ डिजीज हो सकती हैं, ठीक है, जैसे लीवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड या कुछ इन्फेक्शन या हार्ट डिजीज, ठीक है। उसके बाद में माल न्यूट्रिशन मीन्स लंबे टाइम समय से आपने अगर खाना नहीं खाया तो उस कंडीशंस में बॉडी में स्टोर्ड जो ग्लाइकोजन वो टूट जाएगी और उसके बाद में पेशेंट है वो किस में चला जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया में। उसके अलावा ड्रिंकिंग टू मच, ठीक है, तो अगर आपने बहुत ज्यादा एल्कोहल पी ली भूखे पेट या फिर खाना खाने के बाद, उस कंडीशन में आपकी कंडीशन बॉडी में क्या हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज सप्लाई के लिए ग्लाइकोजन है वो पूरी क्या हो जाती है, बैकअप के लिए वो टूटती नहीं है, जिसकी वजह से उस मरीज में क्या हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। तो अगर कोई मरीज दारू पीता है, ठीक है, अल्कोहल ड्रिंक करता है, तो उस कंडीशन में जो लीवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन होती है वो टूटती नहीं है, जिसकी वजह से वो मरीज वो किस में चला जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने देखा है कि जो डायबिटीज मेलाइटस होता है उसका डायग्नोसिस क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस का ट्रीटमेंट क्या होता है, कि इंसुलिन कैसे काम करता है, जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे वो काम करते हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, डाइट कौन सी लेनी है और हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी का अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में मिले। थैंक यू।